हेलो दोस्तों, वेलकम माय तेजस्वी कोचिंग चैनल। चलिए, इस बार सेट नंबर 2 आया है जिसमें हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं सुदूरवर्ती भूभागों से संबंधित सारे प्रश्न जानेंगे। और आपको पहले बता दें, यह सामाजिक अध्ययन के लिए यानी हिस्ट्री पेडागोजी हैं, ठीक है। और इसमें सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे और चलिए और डिस्कस भी करेंगे। ओके, साथ में पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि हम लोग जानेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का जो विशिष्ट महत्व है वो क्यों है। आपको बता दें कि प्राचीन भारत के जो अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का जो क्यों महत्व है, विशिष्ट महत्व क्यों है, तो इसके बारे में हम लोग ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो पहला नंबर है कि भारतीय ग्रंथों का रचना काल ठीक से ज्ञात न होने के कारण किसी काल विशेष की अवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर, साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण बहुधा सही चित्रण में बाधक होता था। ये भी बात बिल्कुल सही है कि साहित्यिक साधन जो था उसमें लेखक का दृष्टिकोण से बहुत ही चित्रण में बाधक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सी नंबर, पुरातात्विक सामग्री से हेर फेर करना संभव नहीं होता। ये भी बात बहुत बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें आप पुरातात्विक सामग्री में हेर फेर करना काफ़ी कठिनाई होता था। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी थे। इस तरह से ऑप्शन तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, इसमें सुमेलित करना है जो कि दिया हुआ है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है कि ए बी सी डी दिया हुआ, इधर 1 2 3 4 है, मैचिंग करना है, ठीक है। इधर अभिलेख है और इस साइड संबंधित राजा है। चलिए इनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है ए हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख का क्या हो जाएगा बताइए। और नासिक अभिलेख का क्या हो जाएगा, गिरनार शिलालेख किससे संबंधित है और देवपाड़ा का अभिलेख किससे संबंधित है। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ ए जो है 4 को फॉलो कर रहा है, ए जो है 4 को फिर मतलब कि हाथी गुफा का जो अभिलेख है वो खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा जो है किससे संबंधित है, तो वह हाथी गुफा याद रखिए खारवेल से संबंधित है। जबकि बी जो है और नासिक अभिलेख वो किससे संबंधित है, गौतम बालश्री। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बालश्री से संबंधित है, ठीक है। और सी नंबर जो गिरनार शिलालेख है वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 से गिरनार शिलालेख जो है रुद्र दामा। याद रखिएगा, गिरनार शिलालेख जो है किससे संबंधित है, तो रुद्र दामा से संबंधित है। और डी जो है देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी विजयसेन से संबंधित है। ओके, चलिए एक बार रिपीट करा देते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो हाथी गुफा किससे संबंधित है, खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, गौतमी बालश्री से संबंधित है। गिरनार शिलालेख किससे संबंधित है, रुद्रदामा से संबंधित है। और अगर बात करें हम देवपाड़ा अभिलेख, तो देवपाड़ा किससे संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी विजय सेन, डी का 1 हो जाएगा। देवपाड़ा अभिलेख जो है किससे संबंधित है, विजय सेन से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम जानेंगे कि एहोल है, एहोल अभिलेख, ठीक है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, आप बता दें। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी अमोघ वर्मन, सी नंबर पुलकेशिन 1, डी मयूर शर्मन। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा। क्यों, पुलकेशिन द्वितीय है। चलिए इसके बारे में बता, जो एहोल अभिलेख है इस चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है, ठीक है। आप याद रखिएगा, जो एहोल अभिलेख है वह चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय का है। इस लेख से हर्ष और पुलकेशिन के मध्य जो युद्ध हुआ था, तो उस पुलकेशिन और हर्ष थे उनमें दोनों में युद्ध हुआ था और हर्ष की उसमें क्या हुई थी, पराजय हुई थी। इस तरह से पुलकेशिन जो द्वितीय था वो एहोल अभिलेख से क्या था, तो किस शासक से संबंधित आ जाएगा, तो पुलकेशिन द्वितीय। ओके, नेक्स्ट चौथा,
अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप तो जानते हैं अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पूरा लेख शास्त्र, अभिलेख विज्ञान, साहित्यिक लेखा शास्त्र, शिला शास्त्र। बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का ए, क्योंकि अभिलेख के जो अध्ययन होता है, अभिलेख का अध्ययन, वो किससे संबंधित है? पूरा लेख शास्त्र से है। ठीक है, क्योंकि यह साहित्यिक शास्त्र अभिलेख से होगा नहीं, अभिलेख से तो विज्ञान तो होगा नहीं, और शिलालेख शास्त्र तो होगा नहीं, इसलिए पूरा लेख शास्त्र होगा। क्या होगा? पूरा लेख शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जो अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग शुरू हुआ था। यानी बता दें आपको कि अभिलेख में जो संस्कृत भाषा का जो प्रयोग हुआ कौन सी सदी में, ठीक है, कौन सी सदी में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, ईसा पूर्व दूसरी सदी से, ईसा की दूसरी सदी से, और तीसरी छठी यानी 7वीं सदी से, और डी 9वीं सदी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा, क्योंकि ईसा की दूसरी सदी से होता है। ईसा पूर्व की दूसरी सदी से नहीं हुआ था, यहाँ पर याद रखिएगा। ईसा की दूसरी सदी से नहीं, बल्कि ईसा की दूसरी सदी से हुआ था। ईसा पूर्व मतलब पहले वाली नहीं, ईसा के बाद, यानी ईसा की दूसरी सदी से हुई थी। ठीक है, यानी अभिलेख में संस्कृत जो भाषा का प्रयोग हुआ था वो ईसा की दूसरी सदी से हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख के संबंध में कौन सुमेलिखित नहीं है? तो अशोक के अभिलेख से आपको बता दें कि किससे संबंधित सुमेलिखित नहीं है, और ऑप्शन नंबर है जिसको सुमेलिखित करना है, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख, यानी क्या हो जाएगा? खरोष्टी लिपि। ये बात सही है कि गलत है? आप तो जानते हैं कि ये गलत है, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख जो थे खरोष्टी लिपि से उत्तर पश्चिम भारत के जो कुछ अभिलेख थे वो खरोष्टी लिपि से संबंधित है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान जो क्षेत्र है वो किस लिपि से आते हैं? तो आर्मेइक लिपि से आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है सी, भारत में प्राप्त अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि से है। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में जो प्राप्त लिपि है वह ब्राह्मी लिपि से। ये भी बात सही है। मध्य भारत से प्राप्त अभिलेख देवनागरी लिपि, यानी मध्य भारत में जो प्राप्त अभिलेख थे वह देवनागरी लिपि नहीं था। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 6 कि अशोक के अभिलेख के संबंध में कौन से सुमेलिखित नहीं? अशोक के समय में, तो अशोक के समय में भारत में बहुत सारे प्राप्त अभिलेख थे जिसमें ब्राह्मी लिपि से संबंधित था। सबसे ज़्यादा अशोक की लिपि कहेंगे तो ब्राह्मी लिपि में था। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अशोक के अधिकतर अभिलेख जो थे ब्राह्मी लिपि में है, जो कि पश्चिम भारत में मिले कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी है, जो ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है। ठीक है, कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है, और प्राचीन और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो आर्मेइक लिपि से है। ठीक है, और जबकि उसमें ज़्यादातर यूनानी भी लिपियों में भी प्रयोग किया गया है। आपको हम बता दें कि इसमें ऑप्शन नंबर बी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो क्षेत्र है उसमें आर्मेइक लिपि था, साथ में यूनानी लिपि में भी किया गया था। ठीक है, इस तरह से अशोक के अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम के कुछ अभिलेख जो भी हैं खरोष्टी लिपि, यानी ये भी है, और ये भी अभिलेख जो हैं दोनों खरोष्टी, उत्तर पश्चिम भारत में कुछ अभिलेख जो थे खरोष्टी लिपि से संबंधित है, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र आर्मेइक लिपि से भी अशोक के अभिलेख से संबंधित है। और अगर बात करें हम कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो भारत में प्राप्त अभिलेख जो है यानी वो ब्राह्मी लिपि से भी संबंधित है। ठीक है, और डी ऑप्शन जो भारत से प्राप्त अभिलेख है, मध्य भारत से प्राप्त, यानी मध्य भारत यानी बीच वाला जो भारत का था उस अभिलेख में देवनागरी लिपि से यानी कि अशोक का कोई संबंधित नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह संबंधित नहीं था। ठीक है, जो कि अशोक के अभिलेख से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ब्राह्मी लिपि की सर्वप्रथम पढ़ा था। बताइए ब्राह्मी लिपि जो था सर्वप्रथम पढ़ा था, किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर 1905 में प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर बी 1837 में प्रिंसेप ने, और सी 1837 में सर विलियम जोन्स ने, और डी 1905 स्मिथ ने। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
यानी 7 का बी हो जाएगा, क्योंकि 1837 में क्या हो जाएगा, 1837 में प्रिंसेप ने क्या किया था, तो सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, यह भारत में ही प्राप्त अभिलेख है ब्राह्मी लिपि, जो कि किसने सबसे पहले पढ़ा था, तो प्रिंसेप ने पढ़ा था, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं। कहता है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम ने सिंधु पर अधिकार किया था। यानी आपको हम बता दें कि जो किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईरानी जो सम्राट थे, ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम ने सिंधु पर अधिकार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बागजुई अभिलेख, दूसरा बेहुस्तून और पर्शी पोलिस अभिलेख, सी अलम अमरना अभिलेख, और डी हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 8 का, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है, क्योंकि बेहुस्तून और पारसी पोलिस अभिलेख से हमें मतलब ज्ञान प्राप्त होता है कि ईरानी जो सम्राट द्वारा प्रथम सिंधु पर ही अधिकार किया था, इसी अभिलेख से ज्ञात होता है। तो अभिलेख का कौन सा कि ईरानी सम्राट सबसे पहले किसने सिंधु पर अधिकार किया था, किससे हमें ज्ञात होता है, तो बेहुस्तून और पारसी पोलिस अभिलेख से। ओके, नेक्स्ट है कि भूमि अनुदान पात्रों की भाषा, यानी आपको बता दें कि भूमि अनुदान पात्रों की जो भाषा थी वह कैसी थी। ठीक है, वो भूमि अनुदान पात्रों की भाषा जो थी कैसी थी, प्राकृत, दूसरा संस्कृत और तमिल, चौथा तेलुगु, तो ऑप्शन नंबर कह रहा है ए केवल एक, बी ऑप्शन कह रहा है 1 और 2, और इसमें सी कह रहा है 3 और 4, और डी ऑप्शन कर 1 2 3 4। तो आप बताइए इसमें कौन सा होता है भूमि अनुदान। तो आप जानते हैं भूमि अनुदान, सबसे पहले आपको बता दो भूमि अनुदान पत्र जो था अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है, पर इन शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर किस से मिलता है, तो डी से मिलता है, क्योंकि ये बात सही है कि 1 2 3 4 तीनों से मिलता है, चारों से मिलता है। प्राकृत भी भूमि अनुदान में होता है, संस्कृत भी होती है, तमिल भी होती है, तेलुगु भी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलिखित नहीं है। चलिए हम लोग जानेंगे कि अशोक जो था बाबर गुहालेख से, क्या सुमेलिखित नहीं है, क्या दशरथ नागार्जुन नीम गुहालेख से संबंधित नहीं है, क्या सतवाहन नासिक से गुहालेख से संबंधित नहीं है, कारकोट कारले गुहालेख से संबंधित नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा, कारकोट कारले गुहालेख। ये जो ऑप्शन है ये संबंधित नहीं है, कारकोट कारले गुहालेख से संबंधित क्यों नहीं है, क्योंकि कारकेट गुहालेख जो था सातवाहन संघ से संबंधित है। आपको हम बता दें कारकेट गुहालेख जो है ये किससे संबंधित है, तो सातवाहन वंश से संबंधित है। बाकी अशोक जो थे किस अभिलेख से संबंधित है, तो अशोक बाबर से है, बात बिल्कुल सही है। दशरथ नागार्जुन से, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और हम बात करें दशरथ नागार्जुनी गुहालेख से संबंधित है, सातवाहन नासिक गुहालेख से संबंधित है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि कारकेट कारले गुहालेख, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सुमेलिखित नहीं होगा। कारकेट कारले जो गुहालेख किससे संबंधित है, क्योंकि कारकेट गुहालेख सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर्वाधिक स्वर्ण किस स्वर्ण सिक्के जारी हुए, सर्वाधिक स्वर्ण जो सिक्के हैं किस जारी जो हुए किस काल में हुए थे, बताइए। मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर बी शुंग काल में, ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल में, और ऑप्शन नंबर डी कुषाण काल में। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, बताइए। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के सबसे अधिक जारी हुआ था कौन से काल में, 11 का सी गुप्त काल में। याद रखिएगा गुप्त काल में, गुप्त काल में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के क्या होते जारी हुए थे। ऑप्शन नंबर हम बात करें अब 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कथन बताना है। जिसकी पहला ए है, दक्षिण भारत की वास्तुकला शैली नगर शैली के नाम से जानी जाती है। उत्तर भारत की वास्तुकला शैली द्रविड़ शैली के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें सी कह रहा है कि दक्षिण पथ के मंदिरों में नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों का संयुक्त प्रभाव जिसमें है उसे बेसर शैली कहते हैं।
बताइए, कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कि दक्षिणापथ के मंदिरों में नगर और द्राविड़ दोनों शैलियों का संयुक्त प्रभाव जिसमें है, जिसे बेसर शैली कहते हैं। और डी कहता है वास्तुकला की शैली के विभाजन का कोई आधार नहीं है। यानी आपको हम बता दें 12 नंबर का क्वेश्चन जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसी में कथन जो है बिल्कुल सही है, बाकी सब नहीं है। क्योंकि दक्षिणापथ के मंदिर में नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों का संयुक्त प्रभाव जिसमें है उससे बेसर शैली कहते हैं। बात बिल्कुल सही है। ओके, चलिए हम इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की कहता है कि ऋग्वेद के कुछ अभिलेखित प्रतियों में प्रविष्ट भी जुड़े मिलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए, ऋग्वेद की जो कुछ हस्तलिपि प्रतियों में प्रविष्ट भी जुड़े मिले हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी निरूप, ऑप्शन नंबर ए खील, दूसरा बी निरुत, सी शिक्षा, तीसरा मंडलाशिष्ट। तो ऋग्वेद की जो हस्तलिखित प्रतियां थी किसमें सबसे ज़्यादा प्रशिष्ट जुड़े मिले थे? आप जानते हैं 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? 1028, और जबकि मंडल कितने? 10। ठीक है, इस तरह से यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 13 का ए हो जाएगा खील। ठीक है, ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियां विशिष्ट से जुड़े मिलते तो हम क्या कहते हैं? खील कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खील। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंत में जो प्रविष्ट मिलता है उसे हम कहते हैं। बताइए, तो पहला है अंटमंडल खील, बाल खिल्ले सूक्त, पुरुष सूक्त और ऋचा खिल सूक्त। ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंत में जो परिशिष्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? 14 का बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वालिख्य सूक्त से हो जाएगा। वालिख्य मतलब वालिख्य सूक्त से है। ठीक है, करेक्ट नेम वालिख्य या बालिख्य। ठीक है, वालिख्य सूक्त से ऋग्वेद के 8वें मंडल में ये बात प्रशिष्ट मिलता है। ओके, नेक्स्ट है कि सामवेद में मौलिक मंत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? 75, 125, 152, 180। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सामवेद में कुल कितने हैं? 15,049 ऋचाएँ हैं। और कहता है कि सामवेद में ऋचाएँ कितने हैं? तो 15,000 मतलब कि 1,549 यानी 1549 ऋचाएँ हैं। और इस तरह से सामवेद में मौलिक मंत्र की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 75। कितने ऑप्शन हो जाएंगे आंसर में? 75। सामवेद में मौलिक मंत्र की कितना है? मौलिक मंत्र की बात कर रहा है तो 75 हो जाएगा। अगर पूछेगा सामवेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं तो 1549। ओके, कितना? तो 1549। ओके, चलिए, तो अगर हम बात करेंगे कि जानते हैं कि सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? 1549 ऋचाएँ हैं। और जबकि हम सामवेद में मौलिक मंत्र की बात करें तो कितनी है? तो 75 है। ओके, चलिए नेक्स्ट है सामवेद के गाए जाने वाले, यानी आपको बता दें कि सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहते हैं? गाने वाले सामवेद के जो गाने वाले हैं विशेषज्ञ क्या करते हैं? समागता, दूसरा अधर्युत, तीसरा उद्गाता और मलंग। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? सामवेद के गाने वाले जो विशेषज्ञ कहते थे 16 का क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 16 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञों को हम उद्गाता कहते थे। क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन 17 आयुर्वेद की शाखाएं हैं। बताइए कौन सा हो जाएगा? काठक, दूसरा कपिलठल, तीसरा मैत्रेयणी, चौथा तैत्रीय और पांचवा वासनी, छठा ऐत्रेय। तो कौन सा हो जाएगा 17 का? यानी और इसमें कहता है दिया हुआ है कि ए का 1 2 सही है, या 2 3 4 सही है, या 4 5 6 सही है, या 1 2 3 4 5 यानी पाँचों सही है, 5 सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 17 का? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 2 3 4 5 सही है। 1 2 3 4 5 कौन सा सही है? क्योंकि आपको हम बता दें सबसे पहले कि इसमें 5 सही हैं। ठीक है, सामवेद के गाए जाने वाले जो विशेषज्ञ थे उनको कहते थे
कौन से 1 2 3 4 5 पांचों कहते थे। कौन कौन? तो काठक भी कहते थे, कपिलठल भी कहते थे, मैत्रेयी भी कहते थे, तैत्तिरीय भी कहते थे, वाज स्नेही भी कहते थे, लेकिन ऐतरेय नहीं कहते थे, क्योंकि ऐतरेय ऋग्वेद की शाखा है। आप याद रखिएगा, ऐतरेय जो है किसकी शाखा है? तो आप याद रखिएगा ऋग्वेद की। ठीक है, किसकी? तो ऋग्वेद की ऋग ऋचा है, मतलब कि आप बता दें कि ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद की ऋचाएँ है। ओके, जो ऐतरेय है ऋग्वेद से संबंधित है, जबकि यजुर्वेद की शाखाएं हैं, काठक है, कपिलठल है, मैत्रेयी है, तैत्तिरीय है, वाजस्नेही है। ठीक है, लेकिन ऐतरेय किससे है? तो ऋग्वेद से है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है 18। कहता है कि ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को कहा जाता है। ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, और तीसरा काठक यजुर्वेद, और चौथा वाजस्नेही यजुर्वेद। क्या हो जाएगा 18 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप जानते हैं कि ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को कहा जाता था कृष्ण यजुर्वेद कहते थे। क्या कहते थे 18 का? कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं क्या कहा जाता था? कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? यजुर्वेद के मंत्रों से ऑप्शन नंबर ए यजमान, होता, कपिलठन और उद्गाता। तो ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? बी, होता। आप तो जानते हैं यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे? होता, यानी ठीक है, होर्ती भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर, अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 20, कहता है कि निम्नलिखित कथन कौन सा असत्य है, यानी ठीक है 20 का ऑप्शन बताना है कौन सा गलत है। चलिए, पहला, उपनिषदों को मुख्य विषय ब्रह्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना। बताइए क्या ये बात सही है? 20 नंबर बताइए। दू कहता है सी, ऐसे सूत्र जिनमें ऐसे तो बता दें आपको, उपनिषदों का मुख्य विषय परम ब्रह्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उपनिषद का जो मुख्य विषय था वो किससे था? परम ब्रह्म की प्रतिष्ठा से संबंधित है। ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कहता है क्या सत्य है? क्या कौन सा कथन सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। ये भी बात सही है कि ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया जाता है, विधि नियम के प्रतिपादन करने वाला कल्प सूत्र कहलाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, ये बात सही है। यानी वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो आप याद रखिएगा, वेदांगों की संख्या 6 होती है, वेदों की संख्या 4 होती है, इसलिए बात बिल्कुल सही है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। क्या उपनिषद एक व्यक्ति है? क्या एक काल की रचना एकल? तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं 21 का, कि सर्वप्रथम रेखा गणित के बीज मिलते हैं। आपको हम बता दें कि सबसे पहले 21 का जो कहता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम रेखा गणित, यानी आप मैथ की बात कर रहे हैं, तो रेखा जो गणित है वो बीज किससे मिलते हैं? रेखा गणित के जो बीज किससे मिलते हैं? प्रथम कल्प सूत्र में मिलते हैं, या द्वितीय कल्प सूत्र में मिलते हैं, या तृतीय कल्प सूत्र में मिलते हैं, कि शिक्षा में मिलते हैं? बताइए, प्रथम कल्प सूत्र में है कि द्वितीय कल्प सूत्र में, कि शिक्षा क्षेत्र में, कि तृतीय कल्प सूत्र में? कौन सा ऑप्शन है? आप जानते हैं रेखा गणित के बीज किससे मिलते हैं? 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कल्पसूत्र में ही रेखा गणित का आपको बीज मिला था। ठीक है, रेखा गणित के जो ज्ञान सब प्रथम किससे मिले थे? प्रथम कल्पसूत्र से, यानी कल्पसूत्र फॉर्मूला। ठीक है, यानी कल्पसूत्र से किससे? तो रेखा गणित किससे प्राप्त होता है। और कहता है कि नेक्स्ट 22, ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में 18 अध्याय है। आप याद रखिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है उसमें कितने अध्याय है? 18 अध्याय, जिनके समस्त सूत्रों की संख्या होती है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए का कह रहा है 3005, 3263, 3863, 4000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बताइए। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में आप एक बात याद रखें कि 18 ही अध्याय होता है, और इनके सूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप जानते हैं 22, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3000, क्या हो जाएगा? 3863। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा, 3863। यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी में 18 अध्याय है, इसलिए इसमें समस्त सूत्रों की संख्या कितनी है? 3863। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो कहता है कि जो शास्त्र यानी जो शास्त्र यह बताता है कि अमुक शब्द यानी अमुक शब्द का अमुक अर्थ क्यों होता है, ये बात कहलाता है। बताइए, जो शास्त्र यानी यह बताता है कि अमुक शब्द जो है अमुक अर्थ क्यों बताता है, इसका काल बताना किस लिए कहलाता है। पहला ऑप्शन नंबर शिक्षा, दूसरा नंबर बी कल्प, तीसरा निरुक्त और चौथा व्याकरण। तो आप तो जानते हैं एक शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ठीक है, इस शास्त्र है जिससे अमुक शब्द का अमुक अर्थ क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, निरुक्त। याद रखिएगा कि वह शास्त्र जो अमुक शब्द का अमुक अर्थ बताने वाला होता है, इसलिए इसे हम निरुक्त कहते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, आप तो जानते हैं सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ के बारे में, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ के बारे में आप जानते हैं, क्या हो जाएगा, दीपवंश, महावंश, त्रिपिटक, मिलिंद, पंचोह। बताइए क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपिटक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है। तो आपको हम बता दें, पहला क्वेश्चन कहता है कि सुत्त पिटक यानी बुद्ध के धार्मिक विचारों से वचन का संग्रह है। ये बात बताइए क्या ये सही है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सुत्त पिटक जो है बुद्ध के धार्मिक विचारों से और वचनों से संग्रह करता है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो विनय पिटक जो है बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि बौद्ध संग्रह के विनय पिटक भी संग्रह करता है, ठीक है, और बौद्ध के धर्म के विचारों के वर्णन का संग्रह जो होता है उस पिटक भी करता है। ये भी बात सही है, यानी ये भी बात सही है। अब कहता है अभिधम्म पिटक जो है गौतम बुद्ध के निर्वाण का वर्णन करता है, गौतम बुद्ध के निर्माण का वर्णन अभिधम्म पिटक करता है। क्या ये बात सही है? नहीं, गौतम बुद्ध में अभिधम्म पिटक का वर्णन नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह सुमेलिखित सही नहीं, अभिधम्म पिटक गौतम बुद्ध से निवारण नहीं करता है। और ऑप्शन डी जो है जातक जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, ये बात सही है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किससे हम संबंधित हम बात जानते हैं तो जातक से, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें 16 महाजनों पद का उल्लेख है। तो आप जानते हैं 16 पद महाजनों का उल्लेख जो हुआ था किसमें हुआ था, तो अंगुत्तर निकाय, दूसरा कहता है महावास्तु, आर्य मंजू, श्री मूल कल्प यानी परिशिष्ट वर्पण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 26 का, बताइए ए हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय, क्योंकि आप 16 महाजनों पदों का जो उल्लेख किससे संबंधित है तो अंगुत्तर याद रखिएगा, अंगुत्तर में 16 महाजन पदों का कितना, तो 16 महाजन पदों का जो उल्लेख है वो किसमें, अंगुत्तर निकाय में है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, जैन साहित्य को किस नाम से आप जानते हैं, आगम, सूत्र, परवन और कल्प। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आगम, ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है तो आगम से जानते हैं। ओके, परिशिष्ट वर्पण की रचना की है, बताइए। पहला क्षमेंद्र ने, हेमचंद्र ने, स्थूल बाहु ने, भद्र बाहु ने। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा, हेमंत चंद्र ने किया था। किसने किया था, परिशिष्ट वर्णन की रचना जो किसने किया था, हेमचंद्र चंद्र ने किया था। ओके, इस तरह से क्वेश्चन 28 समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट